Question number, Srimati Kahakashan. Question number 226, Kumari Sharja. Question number Lady 226, member, sir. lady chair. Minister. The answer is laid on the table. Recently, the Government of India and the World Bank have signed an agreement for $450 million to fight the issue of groundwater depletion. I would like to know from the Honorable Minister which areas in Haryana will be covered under this project, and is Rewari also included in this? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, देश में भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और क्योंकि हमारी 85% आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज से होती है, और देश के 6800 के लगभग ब्लॉक्स जिनको हम मॉनिटर करते हैं, उन ब्लॉक्स में से लगभग 20% ब्लॉक्स जो हैं वो ड्राई डाउन हो गए हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड है या क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड है। निश्चित रूप से देश के लिए चिंता का विषय है, और ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि हम जो है भूगर्भ के जल को स्तर को बनाए रखने के लिए, उस भूगर्भ के जल को मेंटेन करने के लिए हम जो है एक सुनिश्चित प्रयास एक सुदीर्घ अवधि के लिए करें। जैसा माननीय सदस्य महोदय ने बताया, 6000 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों के संयुक्त फंडिंग से लेकर के एक योजना अटल भूजल योजना के नाम से अभी 25 दिसंबर को जारी की है। इस योजना में 7 प्रदेशों को, जिसमें हरियाणा भी एक है, सम्मिलित किया है, और उन 7 प्रदेशों के अलग अलग ब्लॉक्स को, 7 प्रदेशों के जो 78 ज़िले हैं, उन 78 ज़िलों को किया है। ज़िलों की विस्तृत सूची में भी, क्योंकि हर एक ज़िले में भी ब्लॉक्स की स्तर अलग अलग है, तो रेवाड़ी ज़िले की जो सूचना माननीय सदस्य ने चाहिए है कि उसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं, मैं सूचना माननीय सदस्य तक पहुंचा दूँ। Second supplementary. Madam, kindly refer to the answer given to part C and D of my question. आप खुद मानते हैं कि 99% ग्राउंड वाटर सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है, और केवल 1% है जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टडी, जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो भारत सरकार हमें कृपया ये बताएंगे कि दक्षिण हरियाणा में, वैसे तो पूरे हरियाणा में ही, लेकिन दक्षिण हरियाणा में जो पानी की एक क्राइसिस पैदा हो रही है, और आज ही एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने उस पर पूरे पेज की रिपोर्ट दी है, तो क्या भारत सरकार हमें ये बताएगी कि इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए जो ग्राउंड वाटर से तो आप ओवर एक्सप्लॉइट कर नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, रिवर वाटर की ज़रूरत है, तो हरियाणा के लिए, दक्षिण हरियाणा के लिए पानी की पूर्ति SYL कैनाल से होगी, तो वो आप शीघ्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आपको आदेश दे चुका है, तो भारत सरकार, मैं उसी पर पूछ रही हूँ, दक्षिण हरियाणा के पानी की डिप्लीशन के लिए, और आप जी, तो आप बताएंगे कि SYL का कार्य कितनी जल्दी आप पूरा करके दक्षिण हरियाणा, जो कि एकदम त्रस्त है सूखे से, कब उसके पानी की पूर्ति करेंगे? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज़ है कि दक्षिण हरियाणा और ऐसे देश भर के अनेक क्षेत्रों में पीने का पानी की कमी है, या ज़मीन के अंदर भूगर्भ पर जहाँ जल की निर्भरता है और जल के संसाधन जहाँ सूख रहे हैं, वहाँ समस्या खड़ी हो रही है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूँ, जैसा माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि जिस क्षेत्र में, दक्षिणी हरियाणा के जिस क्षेत्र में भूगर्भ का जल स्तर गिरा है, वहाँ भी निश्चित रूप से चिंता है, लेकिन जो देश की सरकार, देश के कानून के मुताबिक और जिस तरह की गाइडलाइंस एनजीटी ने दी है और जो रेस्ट्रिक्शंस एनजीटी ने इम्पोज किए हैं, उसमें एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए कहीं भी किसी भी तरह के वाटर विड्रॉल पर प्रतिबंध नहीं है।
निश्चित रूप से इन चिंता का विषय है, क्योंकि 89% पानी जो है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 99%, लेकिन मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो लगभग 89% पानी एग्रीकल्चर के उपयोग में आता है। दुनिया के सारे देशों में कमोबेश इसी तरह की स्थिति होगी कि सबसे ज़्यादा पानी उपयोग जो है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, लेकिन फिर भी हमको प्रिसीजन, मंत्री जी, वो आपने जितनी भूमिका बनाई उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। मंत्री जी, मैं लेकिन जहाँ तक मंत्री जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो भी सवाल के जवाब वो संक्षिप्त में दें, और सवाल भी आप संक्षिप्त में करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों का सवाल लिया जा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं तो उन्होंने लंबा जो प्रश्न पूछा था उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। SYL का विषय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय को हमने अपनी तरफ से वापस पिछली पेशी में अपनी तरफ से जवाब लिखा है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हमें आदेश दिया था कि दोनों को बिठा करके एक मध्यम मार्ग निकाला जाए। दोनों मध्यम मार्ग निकालने के लिए सहमत नहीं है। हमने अपनी तरफ से अपना प्रत्युत्तर वापस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। श्री वी विजय साई रेड्डी जी। Due to the specific instances of industrial pollution which contaminated the groundwater, due to which National Green Tribunal had to order in the manner it did. I would like to know from the Honorable Minister, how many industries have been booked for contaminating the groundwater so far as per the NGT? माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जो सूची माननीय सदस्य ने चाहिए है, पूरी डिटेल सूची माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को किस किस तिथि से जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के माध्यम से उनको आदेश के तहत उन सबको कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर के आधार पर, क्योंकि बहुत वास्ट सूची है, ये केवल आंध्र प्रदेश की और उसके अतिरिक्त भी पूरे देश भर की सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएंगे। श्री अशोक बाजपेयी जी। उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे ज़िले हैं जिन्हें ग्रे डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिन्हित किया गया, और कितने ऐसे ब्लॉक हैं जहां भूगर्भ जल स्थिति चिंतनीय है। इसके लिए अटल जो भूजल योजना है उसके अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा रही है, और इसको कैसे हम इस भूगर्भ जल स्तर को दोबारा संरक्षित कर सकेंगे, इस संबंध में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मुझे लगता है हरियाणा के रेवाड़ी जिले से प्रारंभ होकर के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक की अगर सूचना मांगी जाएगी तो मैं असमर्थ होऊंगा कि मैं एक एक ब्लॉक की सूचना एक साथ में दे सकूं। लेकिन आपकी जो सूचना है, जो सदस्य ने चाहिए, वो सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को छोड़ करके बाकी सारे हिस्से में भूगर्भ के जल की स्थिति उतनी ज़्यादा चिंताजनक नहीं है जितनी देश के अन्य प्रदेशों में है, क्योंकि नदियां बहने के कारण से वहाँ कंपैरेटिवली अंडरग्राउंड वाटर की इतना स्ट्रेस नहीं है। वहाँ दूसरी तरह का इशू है, और वो इशू क्वालिटी को लेकर के, क्योंकि उस एरिया में आर्सेनिक एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उनका संकल्प है कि हम 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। स्वच्छ जल जीवन मिशन के माध्यम से 55 लीटर पर कैपिटा पहुंचाएंगे। उस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है, और मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उसमें बहुत तेजी के साथ में काम कर रही है। श्रीमती जया बच्चन जी। मैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के बारे में मंत्री जी आपके थ्रू ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपने इतने शौचालय बनाए हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है जिससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, जिससे वो पानी जहाँ फसलों में जाता है वो फसलें सब खराब हो रही है और इससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। उसके लिए आप कुछ जाँच करेंगे और कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके अतिरिक्त दुनिया की ऐसी स्वतंत्र एजेंसी, चाहे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो या उसके अतिरिक्त जितनी भी एजेंसीज़ ने भारत सरकार के स्वच्छता मिशन जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया गया और निश्चित रूप से जिसने पूरे विश्व भर में भारत का सम्मान स्थापित किया है, उस मिशन में जितने टॉयलेट्स बने हैं वो सारे टॉयलेट्स हमने जो है ट्विन पिट टेक्नोलॉजी पे बनाने का आग्रह किया था, लेकिन कुछ प्रदेशों ने उसमें सिंगल पिट टेक्नोलॉजी पे टॉयलेट्स बनाए, और सिंगल पिट टेक्नोलॉजी पे टॉयलेट जो बने उनको भी हम रेट्रोफिट करके ट्विन पिट पे ट्रांसफ़र करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, राज्यों को आग्रह कर रहे हैं। इसके कारण से कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में नहीं आया है कि इसके कारण से किसी भी तरह का ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त सारी रिपोर्ट्स ने, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो
या बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट है, उसके अतिरिक्त स्वतंत्र एजेंसियों की, कि जितने भी ट्विन पिट टॉयलेट्स बने उनके कारण से अंडरग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी में जो कंटेमिनेशन पहले हो रहा था उसमें कमी आई है। सदस्य की माननीय सदस्य की चिंता कि जिन बड़े शहरों में या कस्बों में या बड़े गांवों में जहां सूवेज नेटवर्क के कारण से पानी खुले में फैलता है, वहां निश्चित रूप से आज भी कंटेमिनेशन की संभावना है, बनती भी है। लेकिन मैं आपके लिए, आप माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को सहर्ष सूचित करना चाहता हूं, सगर्व सूचित करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प जल जीवन मिशन का लिया है, उसके साथ में इसेंशियल कंपोनेंट के रूप में कि ऐसा पानी जो घर से ग्रे वाटर निकलता है उसके ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ गांव में बनाई जाए, उसको हम साथ साथ में उस दिशा में काम कर रहे हैं। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी अपने 5 साल की योजना में और इस साल के लिए भी 30,000 करोड़ रुपए के बजट जो है वो सीवेज और स्वच्छता को लेकर के निश्चित किया है। क्वेश्चन नंबर 227 227 में पहला क्वेश्चन। डिप्टी चेयरपर्सन जी, सर, after amending the Motor Vehicle Act last year, total number of sections which were amended, 93 sections were amended, out of which only 63 sections are in force. I am glad that Minister has accepted. First time the government has accepted there are some inconvenience for the public due to the wrong challans and harassment for the public in the transport sector. Sir, Gadkari ji is one of the few competent ministers in the government. I don't know whether he is misled or misinformed. This, according to the reports, in 17-18, the total challans was 7,89,926. 18-19, 73,88,000 and odd challans. In 19-20, till January, the total challan in the public domain is 1,62,60,130 challans. Naturally, after the amendment of this Motor Vehicle Act, the challans have been issued. But I just wanted to know under which section these challans have been issued, because electronic monitoring and enforcement to the road safety under section 1336A is not in force wide effect from 1/9/2019. आप सीधे प्रश्न पर अपने हैं। वही प्रश्न पे पूछ रहा हूं मैडम। As per SO 3110E dated 28/8/19 by Ministry of Road Transport and Highways notification, so the answer given in the para 1 is not correct. I just wanted to know under which section this so much of challans have been issued. माननीय अध्यक्ष महोदय, नया एक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद एक्सीडेंट्स में कमी आई है। इसका मतलब यही है कि पहली बार इतने बड़े प्रमाण पर 5 महीने में एक्सीडेंट्स कम हुए। गुजरात में 14% कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में 13% कम हुए हैं, मणिपुर में 4% कम हुए, जम्मू एंड कश्मीर में 15% कम हुए हैं, आंध्र प्रदेश में 7% कम हुए हैं, चंडीगढ़ में 15% कम हुए। केवल केरला और आसाम में, केरला में 4.9 यानी 5% बढ़े हैं, आसाम में 8% बढ़े हैं, तमिलनाडु ने 24% कम किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो पहले इस प्रकार के चालान इशू होते थे, तो सिटीजन्स कैन शो देयर डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और ऐसा ऐप हमने बना है एम परिवहन। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो, फिटनेस सर्टिफिकेट हो, इस पर रजिस्टर होता है। और मोबाइल फ़ोन पर अभी आप डॉक्यूमेंट रखते नहीं, इसके लिए मैक्सिमम चालान होते थे, तो आप मोबाइल फ़ोन पर जाकर तुरंत आपके ये बता सकते हैं। और 1 करोड़ लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है और इसका वो उपयोग कर रहे हैं। जहाँ तक एक गलतफहमी पड़ी हुई है कि ये जो एक्ट है, इसके बारे में जो फाइन्स बढ़े हुए हैं वो हमारे एक्ट के कारण बढ़े हैं, ये सच्चाई नहीं है। ये इसमें से काफ़ी ऑफेंसेस, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को भी कानून बनाने का अधिकार है।
अभी कल ही दिल्ली स्टेट ने एक निकाला है, हमने उसमें बहुत से ऐसे अधिकार है कि जो राज्य सरकार को अधिकार है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस करके फाइन कर सकते हैं, पर राज्य सरकार में लिमिट दी हुई है कि अगर ऑफेंस ऐसा होता है तो 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वो फाइन कर सकते हैं। ये परमिशन हमारे पार्लियामेंट ने कानून पास करके राज्य सरकार को दी है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ राज्य सरकार ने, क्योंकि ये 1980 का एक्ट था और इसके कारण हर साल बढ़ाने के लिए मंजूरी लगती थी, तो इसलिए हमने ब्लैंकेट करके ये इसको एक लिमिट में 500 से 5000 ऐसा लिखा उदाहरण के लिए। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ राज्य सरकार ने 5000 फाइन लगा दिया। तो पहली बात तो ऐसी है कि राज्य सरकार के अधिकार इसमें हैं, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हुए हैं वो ये कम कर सकते हैं। दूसरा उसमें ऐसा है कि हमने स्पेशल रूप से ये जो प्रोविज़न की हुई है, इसमें सभी राज्य सरकार ने बड़े शहरों में अभी स्पीड कैमराज, क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमराज, स्पीड गन्स और अलग अलग प्रकार के नए संशोधन इसमें किए हैं। ये इसलिए किए हुए कि ये बात जो मैंने एक्सेप्ट की थी कि पहली बार जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हरासमेंट होती थी जनता की, ये न होने के कारण अब ये सिस्टम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी नई सिस्टम है उसके ऊपर आधारित करने की कोशिश की जा रही है। आपको आश्चर्य लगेगा, मुंबई में मेरे नाम से गाड़ी है और गाड़ी स्पीड से जा रही थी, इसलिए वरेली बांद्रा इस पर वो फाइन लग गया और मेरे नाम पर भी फाइन भरने के लिए घर में टिकट आया था, तो मुझे भरना पड़ा। तो अब ये पूरी तरह से इतना ये हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर की गाड़ियाँ जाती है तो रेड सिग्नल क्रॉस करती है कभी कभी कि वो सायरन बजा के आती है, ये अनुमति है कि वो जाती है, तो उनका भी चालान चला गया कि उन्होंने वायलेशन किया करके। तो ये सिस्टम जो है इसमें इसीलिए सुधार किया गया कि करप्शन कम हो, और ये धीरे धीरे इसमें जो व्यक्ति इसमें काम करते थे इसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर अगर सिस्टम जारी है तो इसका फ़ायदा हुआ है। दूसरा कानून में हुआ है कि जब ये आपने ये डिजिटल लॉकर, जिसमें आपने जो एम परिवहन में अपने पूरे डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दिए और अगर पुलिस ने आपको रोका तो इस कानून में ये प्रोविज़न की है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दिखा सकता है। तुरंत मोबाइल निकालना, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ऑल डॉक्यूमेंट्स बताना, साथ में रखने की ज़रूरत नहीं, और 1 करोड़ लोगों ने ये किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अब इसमें सुधार हो रहा है और निश्चित रूप से फ़ाइन के बारे में देखिए, जो कानून तोड़ेगा नहीं, जो वायलेशन करेगा नहीं, उसको तो फाइन लगेगा ही नहीं। अब एक जगह पर वो जो अखबार में आया था, मैंने इंक्वायरी की, ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ऊपर से दारू पीकर, ओवरलोडेड। अब वो क्या हुआ कि सब ऑफेंसेस रजिस्टर होते होते फाइनल रकम आई तो वो अखबार में छप कर आई कि इतना फाइन हो गया। अब मुझे बताइए कि ये इस प्रकार की बातें हो रही है, इस देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है और 18 से 35 वयोगट के 65% लोग मरते हैं। अलग अलग जगह पर मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, और जब लोगों को कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी अवस्था अगर होगी तो क्या लोगों की जान बचाने के लिए और कानून का पालन करना चाहिए, इसके लिए ये नहीं करना चाहिए। अभी मैं माननीय मंत्री जी, अनुरोध है कि आप अपना संक्षिप्त में जवाब दें ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालों को लिया जा सके। ठीक है, मुझे मालूम, आपका पहला ही पूरा प्रश्न अभी एक आखिरी वाक्य बता देता हूँ। अभी स्वीडन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई रोड सेफ्टी के ऊपर, और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट हिंदुस्तान में होते हैं, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि आने वाले समय में हम 5 साल में 50% मौतें और एक्सीडेंट कम करेंगे, जिसकी सिग्नेटरी हम भारत सरकार की तरफ से है। मुझे लगता है आप सबके सहयोग से इसको कम करने के लिए आप सहयोग करिए। बहुत बहुत सेकंड सप्लीमेंट्री। आपका भाषण बहुत लंबा रहा, आंसर नहीं रहा, इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, मेरा सवाल बहुत छोटा सा था। जो सेक्शन, आप कृपया सवाल करें। सवाल हम जो सेक्शन अमेंड किया है उसके तहत वो सेक्शन है ही नहीं। कौन सा सेक्शन में आप 1 करोड़ 80 लाख का चालान किया, वो जवाब आया नहीं है। कोई बात नहीं है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट के तहत तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ब्रेक फेल हो गया, इसलिए ये कारण हो रहा है। जो आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक चालान्स के तहत, जो आपने सेकंड पैरा में जो आंसर दिया, इन पैरा सेकंड द रिप्लेस सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 183 is compoundable offense as per section 200. After the amendment
Act of 32/2019, the subsection 2 of section 183 was deleted. आपके अमेंडमेंट में भी कुछ सेक्शन डिलीट हुआ था आपका एब्सोल्यूट इस पे, वो भी आप आज लाके अमेंडमेंट कर दिया, उसका जवाब पहले भी नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा। मगर ये बताइए, जो गरीब लोग, अगर आप एसयूवी बड़े बड़े गाड़ियां पर फाइन करता है, मेरा कोई इतराज़ नहीं है। आपके जो पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लोग हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, जो गरीब लोग मुश्किल से कुछ कमाता है रोज़, इसको पकड़ के चालान कर दे, क्योंकि वो सरकार को दिखाना है इतना हम चालान किया है। इसके तहत काफ़ी गरीब लोग और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो चलाता है और गाड़ियाँ टैक्सी चलाता है, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। बड़े बड़े एसयूवी वाले 4-5 लोगों को कुचल देते हैं, मर जाता है, कोई नहीं हो रहा है, इसलिए उसका जवाब चाहिए। Madam, the section 200 of the Motor Vehicle Act 1988, after the Motor Vehicles Amendment Act 2019, as recently passed by the Parliament, wrote 200, composition of certain offences. 1. Any offence, whether committed before or after the commencement of this act, punishable under section 177. Section 178, section 179, section 180, section 181, section 182, subsection 1 or subsection 3 or subsection 4 of section 182A, section 182B, subsection 1 or subsection 2 of section 183. Now section 184 only to the extent of use of handheld communication devices. That is section 186. Say it is communication devices के बारे में है. Section 186, section 189, subsection 2 of section 190, section 192A, and section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 94A. मैं आप पूछ रहे इसलिए बता रहा हूं। मंत्री जी अगर इतना विस्तृत, इतना लंबा जवाब है इनका, तो उनका लिखित रूप में आप जवाब भेज दें, ताकि लिखित रूप में। मैडम ऐसा है, कोई सेक्शन हमने किसी प्रकार से समाप्त नहीं किए हैं। और दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार को कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में अधिकार है, चाहे तो वो फाइन भी नहीं लगा सकते, मैं अनुमति देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, जो पैसे का फाइन लगता है वो भी अधिकार उनके पास है। केवल विशिष्ट प्रकार ऐसे कोई ऑफेंसेस है जिसमें वो कंपाउंडेबल नहीं है, तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सब इसमें आते हैं। अगर, और दूसरी बात, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ, गरीब हो कि धनवान हो, आपके संविधान ने यह बताया कि सेक्स कोई भी हो, जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, इसके बाद में कानून के सामने सब लोग समान हैं। तो ऐसा प्रोविजन तो नहीं हो सकती कि गरीब ने वायलेशन किया तो माफ कर दो और धनवान ने किया तो फाइन करो। ऐसा डिसीजन करने का अधिकार भी नहीं है। सवाल यह है जिसके लिए आपने चिंता करनी चाहिए और सबने करनी चाहिए कि इतने लोग मर रहे हैं, लोग कानून का पालन नहीं कर रहे, एक स्कूटर पर 4 लोग बैठते हैं और एक पीछे में नंबर प्लेट पे हाथ रख के जाता है, विदाउट लाइट जाते हैं, विदाउट लाइसेंस जाते हैं, दारू पीकर वाहन चलाते हैं, लोग मर रहे हैं। 18 से 35 वयोवर्ग क्या है, उनको सजा नहीं होनी चाहिए? और जो वायलेशन नहीं करेगा उसको तो कोई सजा होगी नहीं, ना फाइन भरना पड़ेगा। ये जो लाइटली लेते थे, लाइटली लेने वाले लोग, चाहे धनवान हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी सेक्स को, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस भाव को ऐसा डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। श्रीमती सुश्री सरोज पांडे जी। थैंक यू मैम। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार का नियमों के तहत पूरे देश में व्यवस्था को लागू किया है, उसके कारण दुर्घटनाओं में कमी आई है। और निश्चित तौर पर ये दुर्घटनाएं में कमी किसी परिवार के चिराग को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी रही है। मैं माननीय मंत्री जी को साधुवाद देते हुए केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कभी कोई सरकार अगर योजना लागू करती है तो उस योजना को लागू करने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी के अभाव में उस योजना का या जो हमने नियम लागू किया है उस नियम का निश्चित तौर पर पालन नहीं हो पाता है। कई बार जानकारी के अभाव में विषय नहीं बन पाते हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि यातायात के बदले हुए नियमों के लिए कौन कौन से जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं?
मंत्री जी। सबसे पहले मैं सदन को धन्यवाद दूंगा कि अंदाजन ये एक्ट आपने पास करने के बाद 10% लोगों की मृत्यु कम हुई है, यानी कम से कम इस सदन ने, दोनों सदन ने ये कानून पास करके 10,000 लोगों की जान बचाई है। तो मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे ये 5 महीने का रिकॉर्ड है और राज्य सरकार के सहयोग से तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है, 24% उन्होंने रोका है और अभी ये रिपोर्ट और अच्छे आ रहे हैं। पहली बात ऐसी है मैडम कि ये 4 बातों से डिवाइड है: इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन। अभी इसमें ऐसा है मैडम कि एजुकेशन के लिए हम लोग अलग अलग रीजनल भाषा में रूल्स ऑफ द रोड के बारे में लोगों को, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारा बाकी पॉपुलर हुआ कैंपेन अक्षय कुमार जी का, वैसे कैंपेन भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने अभी 1000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय किया है। 22 स्कूल अभी तक खोले, अभी बड़े प्रमाण पर उसका भी शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात, रोड सेफ्टी का हम महोत्सव भी मनाते हैं। इमरजेंसी के रूप में तुरंत मदद मिलनी चाहिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था हाईवे पे करने के लिए उसके भी कार्य का शुभारंभ हुआ है, ताकि किसी की जान न जाए, तुरंत उसकी हम जान बचा सके। एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोड इंजीनियरिंग, और रोड इंजीनियरिंग के कारण ही एक्सीडेंट होते थे। अभी हमने कम से कम उसमें ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए। मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं हो रहा, क्योंकि ये कमी है प्रशासन में। पहले मैडम केवल 1500 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हुए, अब 3000 हुए और ये संख्या बढ़ी है। और इसमें मैक्सिमम NHAI के ऊपर है और अभी इसको 12,000 करोड़ खर्चा किए गए हैं। और एक योजना हमने बनाई है वर्ल्ड बैंक और ADB के सहयोग से 14,000 करोड़ की, जिसमें 7,000 करोड़ दोनों बैंक दे रही है और 7,000 करोड़ भारत सरकार डाल रहा है। और राज्य सरकार भारत राष्ट्रीय महामार्ग, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, सिटी रोड, सबके ऊपर के ब्लैक स्पॉट्स हम सुधार रहे हैं। तो एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी और रोड इंजीनियरिंग, ये चारों बातों पर काफ़ी सुधार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर में शायद हम एक अच्छी तरह से इसमें सफलता हासिल होगी, क्योंकि जो ट्रेंड्स अभी लग रहे हैं उसमें काफ़ी लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे, ऐसा लगता है। श्री रवि प्रकाश जी। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनकी राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रति जो चिंता है वो बहुत आवश्यक, बढ़िया है। सर, हम आपको अवगत ये कराना चाहते हैं कि आपने जो अपग्रेडिंग किया है स्टेट हाईवे से लेकर के NH बनाया है सर, नंबर 730, सर 1.5 साल से काम चल रहा है और पीलीभीत से काम हो गया और सर बीच में खुटार से बहराइच तक 80 किलोमीटर पे इतना गहरा गड्ढा बन चुका है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें हाथ नहीं लगा रही है। जब हम बात करते हैं अधिकारियों से तो वो कहते हैं ठेकेदार को हमने बोल दिया है, करते हैं। सर, कई मौतें हो चुकी हैं। मैं आपसे इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि जो NH 730 है सर, उस पर कितनी मौतें इधर हो गई हैं पिछले 6 महीने में, इसकी गिनती करा लीजिए और इसके लिए किसको जिम्मेदार बनाएंगे जरा ये भी तय करा दीजिए। सर, लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपसे आशा करता हूं आप इसको जल्दी करेंगे। स्पीकर महोदय, आज तो रोड की कोई जानकारी नहीं, प्रश्न भी नहीं था, फिर भी मैं शायद परफेक्ट जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इसके ऊपर आप जो जानकारी उपलब्ध करा देंगे। नहीं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो NCLT में चला गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया है, नया टेंडर निकाला गया, क्योंकि मेनका गांधी जी मुझे बार बार उसके बारे में बताती है और मुझे लगता है कि वो काम शायद मेरे जानकारी से शुरू हुआ नहीं होगा, तो तुरंत शुरू करके आपके ठीक है, बहुत सी मौतें हो चुकी हैं, बहुत गहरे गड्ढे। मैं इसमें डिटेल में जाके इसकी जानकारी। श्री P. विल्सन। Mr. Sir, will you tell this House when all toll plazas across the country will be abolished, and why not the government explore of collecting one-time fee while registering the vehicles? And meanwhile, when the toll plazas are going to be manned by concessionaire, why don't you employ the locals so that they will know the language and help the road users? And Honourable Minister, sir, so far as the rules are concerned, new rules are concerned, the amount after the death of a person who involved in the motor accidents is deposited in annuity scheme. Why not some scheme be made by the central government by framing rules so that the legal heirs of the victim will immediately get the compensation instead of putting in annuity scheme? Thank you, Honourable Sir. दूसरा, सम्मान्य मैडम, जो दूसरी बात उन्होंने कही है
उसके ऊपर एक्सीडेंट का जो सफ़रर है उसको तुरंत पैसे देने की प्रोविज़न की गई है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ये उनकी बात सच है। जल्दी ही इसके रूल फ्रेम हो रहे हैं और इसका निश्चित रूप से इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो टोल के बारे में इन्होंने बात की, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने फास्ट टैग जो शुरू किया है उससे अब 73% ट्रांजैक्शन फास्ट टैग में आए हैं। अभी टोल नाके पर खड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमारी कोशिश है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हम 98% पर जाएंगे तो सीमलेस ट्रैफिक होगा। टोल नाके पर किसी को रुकने की आवश्यकता नहीं है, वो फास्ट टैग का जो है उसी के ऊपर वो चलेगा। रही बात मैडम, ये तो सब टेंडर निकलता है। टेंडर में कौन से भाषा बोलने वाला और कौन से जात का और कौन से धर्म का, ये तो हमें पता नहीं चलता। मैं एक बात सदन को बताऊंगा कि पिछले 5 साल में 17 लाख करोड़ के काम दिए गए। एक भी काम में, यहाँ तो सुब्बाराम रेड्डी जैसे भी कॉन्ट्रैक्टर भी है जिनको अनुभव है, एक भी कॉन्ट्रैक्टर से 1 पैसा कभी लिया नहीं गया और ना ही कॉन्ट्रैक्टर को कभी मेरे पास आना पड़ा। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, करप्शन फ्री, ये मैं आपके सामने बहुत हिम्मत के साथ कह सकता हूँ। और इसलिए ये जो लोवेस्ट आता है, जिसकी अच्छी ऑफर आती है उसको टेंडर मिलता है, उसके लिए मेरा कोई इलाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 228 228 मैडम। मंत्री जी। हाँ, पटल पे रखा हुआ है। महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी पूर्व सेबी के अध्यक्ष यूके सिन्हा की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने एमएसएमई के छोटे व्यापारियों के लिए 5,000 करोड़ का एक स्ट्रेस्ड एसेट फंड बनाने का सुझाव दिया था, जिसे टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम की तर्ज पर संचालित किया जा सकता था, जो कई वर्षों से अस्तित्व में है। क्या सरकार आरबीआई की कमेटी की सिफारिश के अनुसार एमएसएमई उद्योगों की सहायता के लिए अलग से 5,000 करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट फंड बनाने का विचार रखती है? सम्माननीय स्पीकर महोदय, आरबीआई में ये तय हुआ था कि 31 मार्च तक हम एमएसएमई के अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करने की मुदत बनाई गई थी। बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको 31 दिसंबर तक किया है और अभी हमारे यहाँ हमने ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि जितनी हमारी योजना है उनका ब्रांच वाइज क्या हो रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर और मैंने यहाँ जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई तभी सभी बैंकों के चेयरमैन और एमडी की बैंक वाइज रिव्यू मीटिंग कराई और उसमें ब्रांच वाइज क्या क्या दिक्कतें हैं वो सब सामने आई और उनको कहा कि टारगेट नहीं है, ये मिनिमम टारगेट है और जो जो केसेस है वो दूसरे रीजन के ट्रांसफ़र करके अब इसका मॉनिटरिंग होना शुरू हुआ है, जिससे लोगों को फाइनेंस मिल रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि रिस्ट्रक्चरिंग करने के बारे में जो था उसके बारे में भी काफ़ी अधिकार यूके सिन्हा कमेटी ने भी कहा था और काफ़ी बड़े प्रमाण पर वो संख्या मेरे पास है, करीब 1.5 लाख के ऊपर अकाउंट को हमने रिस्ट्रक्चर किया है और सभी जो नहीं होते वो अकाउंट कमेटी के पास जा रहे हैं। अब उसकी 31 दिसंबर तक मुदत बढ़ाई है ताकि कोई अकाउंट एनपीए ना बने और सब इसको एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बैंक को इस प्रकार की सूचना आदरणीय वित्त मंत्री जी की तरफ से दी गई है। इसके साथ साथ जो यूके सिन्हा कमेटी का रिपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस हैं। फाइनेंस मिनिस्टर और मेरे बीच में चर्चा हुई, फिर दोनों सेक्रेटरियों को इसके बीच में उन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर को हमने रिकमेंड कर दिया। उसमें से काफ़ी बातों पर मीटिंग, फंड्स ऑफ फंड और जो विशेष रूप से फंड देना है वो काफ़ी बातें हैं, उसके ऊपर सरकार पॉजिटिव है। रिजर्व बैंक ने यह कमेटी अपॉइंट की, उन्होंने भी इसके ऊपर उनका रवैया पॉजिटिव है और एमएसएमई को पूरी मदद करने की सरकार कोशिश कर रही है और निश्चित रूप से इनमें से काफ़ी लोगों को राहत भी मिली है और ऐसी कोई केसेस होगी तो उनको राहत देने का काम सरकार करेगी, ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। और यूके सिन्हा समिति के जो रिपोर्ट है वो बहुत से रिकमेंडेशन हमने स्वीकार किए हैं और उसके ऊपर अभी कमेटी बन रही है, जिसके बाद ये आरबीआई का जो सर्कुलर है दैट अकाउंट्स विच आर स्ट्रेस्ड बट स्टैंडर्ड will be allowed to one-time restructuring. Earlier date was 31st March 2020. Now the date extended to 31st December 2020. During January 2019 to January 2020, over 6 lakh accounts have been restructured under this circular covering loans of rupees 25,000 crores. और अभी इसको और दिसंबर तक बढ़ाया है, तो मुझे लगता है काफ़ी डिटेल सिन्हा कमेटी में मेरे पास है, पर मैडम ने कहा कि संक्षिप्त में दो,
तो मैं निश्चित रूप से उस कमेटी के भी रिकमेंडेशंस को हम जल्द से जल्द कुछ फॉर्मेलिटी चल रही पूरा करके आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड सप्लीमेंट्री। जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब तो नहीं दिया, और जो स्टेप्स उठाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यूके सिन्हा कमेटी की रिकमेंडेशन, अन्य रिकमेंडेशंस को लागू करने के माध्यम से, उसके बावजूद एमएसएमई की सिक यूनिट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और बहुत बड़ी संख्या है जो माननीय मंत्री जी ने इसके अपने जवाब में माना भी है। तो आरबीआई ने जो इस बारे में कदम उठाए हैं वो पूरी तरह से नाकाफ़ी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार सिक यूनिट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए एमएसएमई सेक्टर में सिकनेस मंदी, नोटबंदी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञों की समिति गठित करने पर विचार रखती है? यूके सिन्हा कमेटी इसीलिए अपॉइंट हुई थी। यूके सिन्हा कमेटी रिपोर्ट रिकमेंडेशंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड कैबिनेट सेक्रेटरी इज मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन। काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है, आपने संक्षिप्त में, इसलिए मैं बोलो तो पढ़ाऊंगा। नहीं, उपलब्ध फंड ऑफ फंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द रिकमेंडेशन इज फंड ऑफ फंड टू प्रोवाइड डेप्ट एंड इक्विटी सपोर्ट इज बीइंग फाइनलाइज्ड ₹10,000 करोड़, और वो फाइनेंस सेक्रेटरी ने अप्रूव किया है। अभी हमारे जो कमेटी है उसने भी फाइनेंस के अप्रूव किया है, वो कैबिनेट के लिए जा रहा है। डिस्ट्रेस एसेट फंड बीइंग क्रिएटेड टू अलाउ सबऑर्डिनेट डेप्ट टू हेल्प बैंक्स रिस्ट्रक्चर लोन्स, फंड ऑफ ₹10,000 करोड़, ये भी एक्सेप्ट हुआ है, वो भी आगे जा रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी इसका बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आरबीआई का भी सर्कुलर निकला हुआ है, और यूके सिन्हा कमेटी का मेरे लेवल पर भी मॉनिटरिंग हो रहा है। अब नए कमेटी की स्थापना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उसके आधार पर लगभग जो हमने पॉजिटिवली स्वीकार की है, कुछ हमारे डिपार्टमेंट के लिए है, कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, और कुछ रिजर्व बैंक के लिए है। सबका एक्शन प्लान शुरू है, काम शुरू है। मुझे लगता है जल्द से जल्द इसके परिणाम मिलेंगे। और 6 लाख एमएसएमई के अकाउंट्स को रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रक्चर किया है, और जो लिमिट थी अभी 31 मार्च की, वो लिमिट हमने 31 दिसंबर तक ले गए। उसमें मेरा अंदाज है काफ़ी बड़े प्रमाण पर रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रॉब्लम है, एमएसएमई के पैसे नहीं मिलते। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एमएसएमई के छोटे लोगों के पैसे नहीं देती। एक कंपनी डूब जाती तो 10,000 छोटे लोगों को डुबा देती है। एनसीएलटी एक्ट में उनके लिए कुछ नहीं है। तो उसके जो लैक्यूना और निगेटिव पॉइंट है हमने निकाले हैं, चाहे रोड सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, भारत सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार हो, कहीं भी ये प्रवृत्ति नहीं है कि एमएसएमई के पैसे दें। तो बहुत स्ट्रिक्टली ये विचार चल रहा है कि 3 महीने के अंदर अगर पेमेंट नहीं दिया जाएगा तो जो एमडी है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचे क्या, और उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट को हार्डली इम्प्लीमेंट करे क्या। कोई स्ट्रांग पर देश की एक अंदर उद्योगों की स्थिति को ध्यान में लेते हुए ऐसी बातों को करने में लोगों का रिजर्वेशन है। पर अगर एमएसएमई के पैसे नहीं मिलेंगे तो बेचारे कैसे काम करेंगे। तो दीज आर द मार्केटिंग के साथ साथ कैपिटल जो है वो इरोजन हो जाता है, क्योंकि बड़े लोग पैसे नहीं देते। तो उसका मार्ग निकालने की कोशिश सरकार करेगी। एलओपी साहब। ये तो पूरी दुनिया को मालूम हुआ कि नोटबंदी की वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और करोड़ों लोग बेकार हो गए, और कई लोग देश छोड़कर बाहर के विदेशों में जो उद्योगपति थी वो बसने चले गए। तो क्या इन स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से खड़ा करने के लिए, दोबारा से चलाने के लिए सरकार की कोई योजना है ताकि ये उद्योग चलें और फिर उन करोड़ों लोगों को रोज़गार मिले जो वंचित हुए हैं इस पॉलिसी की वजह से? मैडम, सबसे पहली बार मैं थोड़ा सा माननीय विपक्ष के नेता उनके स्टेटमेंट को सुधारना चाहूँगा। MSME is facing problem that is because of lack of demand, shortage of working capital, non-availability of raw material,
power shortage, problems relating to marketing, labor management, etc. Even a recession भी world level पर चल रहा है. There are some problems because of global economy. There are some problems because of demand and supply, and there are some problems because of business cycle. ये नोटबंदी के कारण ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कि जीएसटी के कारण तो और हमने अभी 59 मिनट्स में जीएसटी के रिकॉर्ड को देखकर फाइनेंस करने की योजना एमएसएमई को तैयार की है. मुझे लगता है ये आर्थिक सुधार है और इसके कारण ऐसा कुछ हुआ, ऐसा अभी तक कोई रिपोर्ट में आया नहीं है. फिर भी सरकार, जैसे आपने अपेक्षा व्यक्त की है एमएसएमई को, और उसमें विलेज इंडस्ट्री जो है जिसका टर्नओवर पिछले साल 75,000 करोड़ था, इस साल 1 लाख करोड़ होने की संभावना है. मैं विशेष रूप से ज़्यादा इम्फोसिस दे रहा हूँ कि गाँवों में, ट्राइबल सेक्टर में, रूरल एग्रीकल्चर में और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसा शुरू हो, इसके लिए सरकार प्रायोरिटी दे रही है ताकि वो बेरोजगारी ना बढ़े, वहाँ रोजगार निर्माण. श्री टी.के. रंगराजन जी. Thank you, Vice Chairman. Through you, I would like to ask the Minister. The Reserve Bank has given details in the first para of his reply. My question to Minister is, how much production loss on these 3 years, whether it is improved in the subsequent years, how much job loss in the 3 years, and finally, whether Minister agrees India is facing a slowdown or recession. ये 6 लाख इंडस्ट्रीज का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है. बैंक को हमने रिस्ट्रक्चर करने के लिए कहा है. दूसरी बात, फाइनेंस जो है, मेरी रिजर्व बैंक के बैंक वाइज आंकड़े जो अलग अलग योजना है, मैं अगर पढ़ के दिखा सकता हूँ, उसमें बढ़ोतरी हुई है. हम लगातार लोगों को कैपिटल उपलब्ध करा के दे रहे हैं. If you need answer from me, the straight answer is no. श्री नरेश गुजराल जी. नहीं है सर. श्री नरेश गुजराल जी. मंत्री जी नरेश रंगराजन साहब, आपका सवाल हो गया है. अगर आपके सवाल का जवाब आप लिखित रूप में मंत्री जी से पूछ लें आप. Thank you, Madam. Madam, we all know that MSME sector is one of the largest employment generators in this country. And it is a fact that because of the slowdown of the economy, demand has gone down and they're facing a huge problem. But now another problem has arisen, which is the coronavirus. The result is that international demand has just collapsed overnight. And I'm now referring to the labor-intensive export industries, which are going to be facing this challenge. My question to the Honourable Minister is, does the government have any plan to deal with this? And will they handhold MSME sector, which is primarily responsible for these exports? Thank you. Ananiya Speaker Mahoday, actually, it is not practically correct to say anything about it. But because of coronavirus, now a lot of opportunities are with the Indian industry. Our export trends related with MSME, they are now increasing. Now the problem is that I always accepted that there are some problems because of demand and supply, some problems because of global economy, some problems are because of business cycle. Now the problem is that as far as my statistics is concerned, which is given to me from my department, the employment potential is increased, business is increased, turnover is increased. And whatever the industry, those who are facing the problem, already the restructuring of that industry, as already up to 31st December, the order is issued. 6 lakh industries are restructured already, and before 31st December, I am expecting that number will be increased. And we are supporting MSME, and we are taking very, very preventive measures for that, how we can support them and how we can see that it can increase. Next question, 229. Shri
विवरण सभापति ने रखा मैं रक्षा मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, ये जो लिटिगेशन है डिफेंस पर्सनल का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, ये सबसे ज़्यादा लिटिगेशन पेंशन डिस्प्यूट, प्रमोशन डिस्प्यूट और सर्विस डिस्प्यूट में होता है, एक सर्विस का रिपोर्ट से। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि ये डिफेंस पर्सनल हमारा देश का बैकबोन है, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट ये कुछ कोशिश नहीं होना चाहिए कि उनको जो डिप्राइवेशन होता है पेंशन में, सर्विस मैटर में, प्रमोशन में, वो गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर नहीं सकता है क्या? वो लिटिगेशन में चला जाता है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ये जो मनीषा है कि जो कुछ जो मैटर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगले कोर्ट अपील में जाते हैं, वो कम होना चाहिए, सही बात है। और इसके मुताबिक यदि हम देखें तो 2009 से जो केसेस थी, या आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल से हो या हाई कोर्ट से हो, बहुत केसेस वो कम होने लगे हैं। और ये अपील में जाने से पहले हम पूरी तरह की इसकी जांच करते हैं कि किसी के ऊपर अन्याय न हो, किसी रॉन्ग इंटरप्रेशन, इसका कुछ इंटरप्रेशन न हो। और ये सब करने के बाद मैं एक आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय में जो केसेस थे 2014 में 868 केसेस थे, तो 2019 में अभी 49 हुए हैं, ताकि ये जो कम करने का प्रयास है डिफेंस मंत्रालय कर रहा है। श्री सस्मित पात्रा जी। Question to the Honourable Minister is that over the years, as he has said, that the number of cases has gone down in terms of the cases filed against the armed forces. I'd like to know if it's possible now or later, as it case may be, in terms of convictions, what has been the percentage of convictions, if any, over the years, and it has also been reducing, or what has been the impact? Because we are spending substantial amount of resources on this. So are we getting some benefits out of the best practices that are being done? प्रश्न तो था वो तो अपील में जो कुछ केसेस जाती है, जो कन्विक्शन के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन आपको भेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 230। उपसभापति महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि कोल का कॉन्ट्रैक्ट मार्केट लगभग 15,000 करोड़ का है, उसमें 10 से 15 मेन प्लेयर्स हैं, जिसके कारण एक कार्टेल बना हुआ है। उस कार्टेल को तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि परफॉर्मेंस गारंटी जो जमा करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, उसका 40 to 50% का लॉस होता है सिस्टम इनएफिशिएंसी के कारण। तो उस सिस्टम इनएफिशिएंसी को हटाकर कैसे उस परफॉर्मेंस गारंटी के लॉस को कम किया जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी। Madam, as far as the coal production is concerned and privatization concerned and performance guarantee is concerned, एक नया सिस्टम जो टोटल ई ऑक्शन हम कर रहे हैं, ई ऑक्शन के बाद जो भी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं उसके लिए हमने उसका पूरा डिटेल लेके, if the performance is undermined, if it is not done as per the expectation, we are taking serious measures. And recently, and now the private, total the production in the private as far other than captivity is concerned, it is very less. Now things are, we are changing it and we are bringing so many changes and strict measures will be there. Now the entire, the commercial mining, that is coal mining, we have recently with an ordinance and very day before yesterday we have passed the bill down. It has already become act. We will take the stringent action and see that domestic coal production is improved. सेकेंड सप्लीमेंट्री। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है और मंत्री जी ने 17-18 फरवरी को चिंतन शिविर में घोषणा की थी कि थर्मल कोल का इंपोर्ट बंद होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि थर्मल कोल का इंपोर्ट बंद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और साथ ही
क्या कोकिंग कोल जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है उसका भी इंपोर्ट बंद करने की सरकार सोच रही है? Sir, madam, second part of his question is about the coking coal. Coking coal have limited availability, and also the ash content of the coking coal is also more. The overall ash content, as far as the Indian coal is concerned, it is little more comparatively. But still, as far as coking coal is concerned, झरिया में ज़्यादा हो, झरिया रीडेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनको हमने पूरा सहयोग करे कोल इंडिया से, और रिहेबिलिटेशन शीघ्र करा के हमने ये पूरा झरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कोकिंग कोल उधरी है. एंड एज फार एज अदर थर्मल कोल इज कंसर्न, हमने बहुत कदम इसमें उठाया है. टिल रिसेंटली फॉर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 माइंस end use restrictions were there, that we have totally abolished. And methodology for allowing the allocate for the coal mines for the specified end use जो अभी तक करते थे, उसमें 25% प्रोडक्शन जो है ओवर एंड अबाउट 25% वो सेल ऑफ कोल के लिए हम अलाउ कर रहे हैं. और ऐसे आफ्टर दिस अमेंडमेंट the terms and condition, when we put the terms and condition on the website for the public domain, we have taken so many inputs from the entire sector, the people who are working in this private sector, so to make it user friendly. Why you are doing is, we have the largest coal resource in the country. We are the 4th largest resource in the country, still we are importing. My appeal to all of them, all the concerned state government, in last 3 months, this year it was comparatively, production was reduced in 3-4 months because of the heavy rain, incessant rain. It was unprecedented rain. But in last 3 months, that is December, January, February, and even March, our production is extraordinarily high. Though overall year average is less, but overall in last 4 months, our production has increased. But still, many states are importing the coal, thermal coal, which is substitutable. I have written to all the chief ministers, MP, UP, Chhattisgarh, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, West Bengal, Telangana, Jharkhand, Tamil Nadu, requesting direct all GENCOs to maximize the domestic coal lifting and stop the coal imports. And I also requested Honorable Power Minister to ask the NTPC to totally stop the imports since we have the stock, and all the thermal power plants in the country are having 23-day stock as on date. It is the ever highest in the recent history, madam. Shri Shukendra Shekhar Rai ji. It appears from the reply given by the Honorable Minister that the value of imported coal has risen from $14,948 million US to $24,513 million US in the past 3 years. My question is whether this is because of policy paralysis or some other reasons. As I have initially told, sir, and he is a very learned member and comes from West Bengal, he knows what is the issue. The issue is regarding, one is the coking coal. Second is some of the, I am very open to say this, I have no hesitation in telling, there are some in many states, some import lobby is also working. Though in last 3-4 months we have enough stock, some of the GENCOs are importing. This is the major problem, sir. And I appeal to all state government, including your state government also. It is an appeal. I am not politicizing. Even there are all parties government, irrespective of political affiliation. What I appeal through this honorable, this August House, madam, whatever the coal we have today, its life is maximum 30 years from now. Maximum. Before to that, we have to utilize that coal. The entire world has utilized it, but unfortunately we have not utilized our coal. Now it is the time, high time that we have to utilize our coal. That's why our policy ho, rehabilitation and restructure policy ho, and land records, all these problems has to be addressed by the state. And as far as the government of India is concerned, we get nothing out of, no income as far as, no revenue as far as, हम coal auction करते हैं, हम coal block allot करते हैं, but we don't get anything.
Keeping that in mind, everything goes to the state government. State can earn few lakh crores. That's why I appeal to the state government that all these land problems, rehabilitation problem, it has to be addressed, and we can utilize our coal and we can produce the coal so that import can be reduced. And I also appeal all state government, I have mentioned already names of the state, they have to stop the import. That is what I appeal. श्रीमती छाया वर्मा जी। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से सीधा सवाल है, पिछले 3 वर्षों में किन किन कोयला खदानों में कितनी कितनी चोरियां हुई और पकड़े जाने पर उस पर क्या कार्रवाई हुई? वेरी गुड। No, ये तो actually the question is on coal production and coal import, and also the चोरी जो भी होता है, it is the state issue. Law and order is the state issue. As far as Coal India is concerned, wherever such things are happening, Coal India administratively action जो लेना है लेते हैं. फिर भी Coal India भी कहाँ जाके कंप्लेंट करना है? जाके वही पुलिस स्टेशन में करना है. कई राज्य सीरियसली एक्शन नहीं ले रहा है. मैं अपील करता हूँ, दिस इज द नेशनल रिसोर्स, काइंडली इनिशिएट द एक्शन so that whatever we do, whatever the mining we do, whatever the coal we produce, that royalty, and now hereafter, after the auctioning, the commercial, sale of coal अभी जो हो रहा है, उसके बाद प्रीमियम मिलता है. Along with royalty, they get the premium. That's why I appeal to the state government, stop this illegal mining and also the theft of the coal. श्री कामाख्या प्रसाद ताशा जी। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्या वो विस्तार से बोले. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कोल का भंडार है, इसको एग्जैक्ट करने के लिए कोल इंडिया सफिशिएंट है, उसका कैपेसिटी है? अगर नहीं है तो प्राइवेट पार्टीज को एंट्री करने के लिए कुछ व्यवस्था है क्या? नॉर्थ ईस्ट का जहाँ भी है, हमने रिसेंटली मैं असम भी विजिट किया था, उधर मणिपुर तक मैं गया था, उधर कुछ एनसीएल का प्रॉब्लम था, वो भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ. कुछ एनवायरमेंट इशू था. हैड ए टॉक विथ ऑनरेबल प्रकाश जावड़ेकर, ही हैज काइंड इनफ टू गिव ऑल द क्लियरेंसेस. नाउ इट इज रीओपनिंग. एंड मणिपुर में एक है, मणिपुर में coal was already produced, but because of that rat hole mining, it was stopped by the Honorable Supreme Court. Now the clearance has been given. I would like to tell one thing, wherever the coal is available, either Coal India will do it or we will go for the action. That will be decided by the Coal Ministry time to time. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 231 मंत्री जी। पहला क्वेश्चन। मंत्री जी, पूरे भारत का 70% आबादी गांवों देहातों में रहता है, छोटे छोटे शहरी कस्बों में रहता है, और बहुत से प्लेयर जो होनहार हैं, देश के भावी भविष्य हैं, क्या उन लोगों को निकालने के लिए, उन लोगों के जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे खेल कार्यक्रम करा के और उन लोगों को चयनित करने के लिए क्या सरकार के पास कोई नया योजना है या नहीं? मैडम, योजना तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और खेलो इंडिया कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी ने कल्पना किया था, उसको हम आगे ले करके गांव-गांव ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. इस वक्त लगभग 15,000 खिलाड़ी हमारे विभिन्न जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे दाखिलात हैं, और सब अच्छी तरह से प्रैक्टिस चल रही है. हमारा सपना है कि हम भारत का खेल के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उसको बनाना है. तो इसमें जो गाँव का बात किया, हमने एक नया टैलेंट सर्च कमेटी गठन करने का निर्णय किया है, जो गांव और जहां जहां उसका पोटेंशियल एरिया है, वहां जैसे बिहार, माननीय सदस्य बिहार से आते हैं, तो ऐसा जगह में जा कर के छोटे कम उम्र में खिलाड़ियों को पहचान करके फिर उसको सिलेक्शन करना, फिर आगे प्रशिक्षण देना. साथ साथ मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ बिहार का. बिहार में कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो पाया, तो बिहार सरकार से कह करके PFMS हो चुका है. सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. अधूरा हो गया.